हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ जीके जीएस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस आज की आपकी होने वाली है। तो फ्रेंड्स सभी को आज के लिए गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे आई होप। और फ्रेंड्स जो है आज की आपकी क्लास जो है इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जितने क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट करके बता दिया करिए। जिसको क्वेश्चन के आंसर जो नहीं आते हैं उसका मैं आंसर आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो है एक मोटिवेशन थॉट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वो मोटिवेशन थॉट क्या है? जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी संभव है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी घबराओ नहीं। जब तक कि आपकी सांसें चल रही तब तक कि क्या है, हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अपने जीवन में सीखना है और कुछ ना कुछ ही हमको क्या है करना है। तो इसीलिए हमें क्या है घबराना नहीं है और जो भी काम है वो हमें एकदम हौसला से करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको जितनी भी क्लासेस मिलती है वो सभी आपके एग्जाम में क्या है आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम एक और मोटिवेशन थॉट है फ्रेंड्स, सांवली लड़कियां और बेरोजगार लड़के ही जानते हैं कि ये दुनिया कितनी बेरहम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो लड़कियां सांवली हैं और जो लड़के बेरोजगार हैं वो जानते हैं कि इस दुनिया में उनका क्या रोल है और किस हिसाब से उनकी जो है एक रेपुटेशन है, ठीक है। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका सामने आ गया। प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो सभी लोग फटाफट से अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी थी? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भट्टी ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है शूद्रक ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कालिदास, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? तो जिसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेक्ट बताइए। और देखिए किरातार्जुनीयम जो पुस्तक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है एक प्राचीन जो है संस्कृत ग्रंथ में से एक है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं अगर आप लोग ने बीए में किया है संस्कृत या फिर इंटर की क्लास में शायद, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंटर क्लास में किरातार्जुनीयम नाम की एक बुक चलती है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है यह सर्व प्रसिद्ध पुस्तक है, प्राचीन काफी पुरानी पुस्तक है, ग्रंथ इसको कहा जाएगा, ये संस्कृत की एक ग्रंथ है, ठीक है। इसे जो है एक उत्कृष्ट काव्य रचना माना जाता है और इसके जो रचनाकार हैं ये कौन है फ्रेंड्स? इसके जो रचनाकार है महाकवि भारवी हैं, ठीक है। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ई वाला आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे दिया गया है इस पुस्तक को किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को किसने लिखी फ्रेंड्स? महाकवि भारवी जी ने लिखी, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया जो किरातार्जुनीयम जो बुक है ये क्या है, ये बुक जो है काफी प्राचीनतम बुक है, ये क्या है संस्कृत ग्रंथ है। और इसके रचनाकार मैंने किसको बताया? महाकवि भारवी जी हैं। जिनका समय क्या था फ्रेंड्स? इनका समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। और यह रचना जो है ये किरात रूपधारी शिव एवं पांडु पुत्र अर्जुन के बीच हुए धनुर्युद्ध तथा वार्तालाप पर आधारित है। महाभारत में वर्णित है कि किरात वेशी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा को आधार बना करके कवि ने राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाज नीति और युद्ध नीति, जनजीवन आदि का मनोरम वर्णन किया है। यह जो है फ्रेंड्स यह काव्य विभिन्न रसों से ओतप्रोत है, ठीक है। और भारवी जी ने क्या किया है? भारवी की कीर्ति का आधार स्तंभ उनकी एकमात्र रचना जो है वो क्या है? किरातार्जुनीयम, ठीक है फ्रेंड्स, किरात और अर्जुनियम, ठीक है, महाकाव्य है। जिसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स? ये महाभारत से ली गई है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये जो बुक ली गई है कहाँ से ली गई है, इसकी जो कथा इसमें लिखी गई है वो लिखी गई है महाभारत से लिखी गई है। और इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया इस क्वेश्चन को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व पहचान क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही जो मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व पहचान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विमान, सेकंड ऑप्शन कह रहा है शिखर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मंडप, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है।
तो देखिए जितना भी क्वेश्चन आंसर यहाँ मैं आपको करा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपका बीपीएससी के ही एग्जाम में पूछा जाए। ये जो भी क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, जीके जीएस है, आपका जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आंसर मैं आपके लेती हूँ। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स, आप कोई से भी एग्जाम के, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, तो सभी एग्जाम में आपकी ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन में आंसर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, आप में से किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही मंदिर वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व है, फिर पहचान क्या है। तो देखिए जो द्रविड़ शैली है ना, इसकी पहचान क्या होती है, विमान होती है। विमान क्या होता है फ्रेंड्स, गर्भगृह के ऊपर एक मीनार होती है, एक सीढ़ी नुमा पिरामिड की तरह होता है। यह द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुकला का प्रतीक है। द्रविड़ शैली को वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण जो है तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जो द्रविड़ शैली के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ पे हैं, वो स्थित कहाँ पे है फ्रेंड्स। द्रविड़ शैली के जो मंदिर मैंने आपको बताया ये बृहदेश्वर मंदिर में है, ठीक है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए वाला, ओके। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि यह मंदिर कैसी होती है, यह जो है द्रविड़ शैली के मंदिर की वास्तुकला का प्रतीक होता है, ठीक है। और ये पिरामिड के जैसे होता है। पिरामिड आप लोगों ने देखा है ना, साइंस में पढ़ा है ना आप लोगों ने, पेडागोजी साइंस में जो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपने पिरामिड देखा है ना। पिरामिड जो बनता है आपका कंज्यूमर प्रोड्यूसर का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप सभी को जो है 2 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रथ, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्रसाद, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मठिका, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए जो महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर है इसका प्रसिद्ध नाम क्या है। तो इसका जो फ्रेंड्स प्रसिद्ध नाम है, महाबलीपुरम स्थित जो एकाश्मीय शैली का जो मंदिर है उस मंदिर का प्रसिद्ध नाम है रथ मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या नाम है, रथ मंदिर, ठीक है। रथ मंदिर आपको जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है कि दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर, ठीक है। दिलवाड़ा का जो चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है राजस्थान में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। दिलवाड़ा का जो चालुक्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स जो दिलवाड़ा का जो चालुक्य मंदिर है, ठीक है, राजस्थान के अबू पर्वत पर स्थित है और प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, राजस्थान के अबू पर्वत पर स्थित है, ठीक है। राजस्थान जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के अबू पर्वत पर स्थित है। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कोई डाउट तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइए आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था, कितने लोगों को पता था, अपना अपना नाम भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मगध वंश हैं उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने जो आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया था, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया था, उसको अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग काफी अच्छे से इजी से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है नंद, सेकंड कह रहा है आपका शिशुनाग, थर्ड कह रहा है मौर्य, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हर्यक। तो बताइए इनका क्रम किस प्रकार से था, जो मगध के वंश थे उनका क्रम किस प्रकार से था, आप लोग व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि पहले हर्यक होगा, फिर शिशुनाग होंगे, फिर मौर्य होंगे, फिर नंद होंगे। बी ऑप्शन में आपका कह रहा है पहले सेकंड है, फिर फर्स्ट है, फिर फोर्थ है और फिर थर्ड है। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि पहले फोर्थ है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है, फिर थर्ड है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया गया है। और डी ई ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपको सभी में सेम देखने को मिलता है कि इन सभी में से उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, 5वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स 5वें क्वेश्चन में आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला आंसर। सी वाला आंसर देखिए फ्रेंड्स क्यों होगा मैं आपको बता दूं, एक बार इसको अच्छे समझा देती हूँ। देखिए पहले आपका होगा हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश जो है फ्रेंड्स ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व प्रथम शासक बिंबिसार था और अंतिम शासक कौन था, नागदशक थे, ठीक है। प्रथम शासक कौन था,
इसमें मैंने आपको बताया बिंबिसार, और अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। ओके, इसके बाद देखिए आपका आता है शिशुनाग, सेकंड ऑप्शन आपका, ठीक है। शिशुनाग जो आते हैं फ्रेंड्स, शिशुनाग वंश जो है वो 412 ईसा पूर्व से 312 ईसा पूर्व तक रहा इनका शासन, और इसमें जो प्रथम शासक थे वो शिशुनाग थे, और अंतिम शासक कौन थे? महानंदिनिम थे, ठीक है, महानंदिनिम थे। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि नंद। तो नंद वंश जो है फ्रेंड्स ये आपका 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा, और इसमें जो है प्रथम शासक कौन थे? तो महापद्म नंद थे, और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे आपके घनानंद। ओके, इसके बाद आपके आते हैं मौर्य वंश, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपका देखिए मौर्य दिया गया है ना, तो इसके बाद आपके आते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है फ्रेंड्स इनका जो रहता है 323 ईसा पूर्व से, प्रथम शासक इसमें थे चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ थे। कंफर्म हो गया, सभी को समझ में आ गया? आई होप आपको जो है पांचवा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो बताइए फ्रेंड्स, अकबर जो है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी? पहला ऑप्शन कह रहा है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन कह रहा है आगरा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है फतेहपुर सीकरी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? अकबर का जो है दूसरी राजधानी कौन सी थी? किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर? करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अकबर हैं, अकबर ने चित्तौड़ी और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी राजधानी जो है वो फतेहपुर सीकरी जो है स्थानांतरित की थी, ठीक है। अकबर ने कहाँ कहाँ पर जो है विजय प्राप्त की थी? तो अकबर ने जो फ्रेंड्स चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया था? अपनी जो दूसरी राजधानी है वो फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित की थी। और फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है, क्या होता है फतेहपुर सीकरी का अर्थ? आप में से किसी को पता है? विजय शहर या जीता हुआ शहर होता है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का मतलब क्या होता है? जीता हुआ शहर या फिर विजय शहर। 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, परंतु पानी की कमी के कारण वह क्या हुआ? पुनः अपनी राजधानी आगरा ले गया था, ठीक है। किस कारण? पानी की कमी होने के कारण यह जो है अपनी राजधानी, पहले उसकी आगरा थी, उसके बाद फतेहपुर जब दोबारा बनाया गया उसके बाद फिर उसने क्या किया? आगरा स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फतेहपुर सीकरी फ्रेंड्स जीता हुआ शहर या फिर विजय शहर। ओके, कंफर्म हो गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है संटिएगो क्लार्तवा राव के द्वारा, थर्ड कह रहा है फजलुरू रहमान खान के द्वारा, एंड डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा क्या है, इनके नाम भी अटपटे से होते हैं तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा? क्या आप में से किसी को भी इसका आंसर पहले से पता है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो डिजाइन किया गया था ये फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल डिजाइन किया गया था। ये जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पूर्व में विक्टोरिया बम्बई टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स? पहले इसको विक्टोरिया बम्बई टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, और इसका डिजाइन जो है वो फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस व एक्सेल हैग ने तैयार किया था, और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो कंफर्म हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया आई होप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो अभ्रक का भंडार किस जिले में फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रोहतास में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पटना में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है गया में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो किस जिले में फ्रेंड्स जो है अभ्रक का भंडार है? फर्स्ट ऑप्शन आपका रोहतास कह रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो अभ्रक का भंडार है बिहार के किस जिले में,
तो वो है फ्रेंड्स गया जिले में। ठीक है, गया जो है आपका थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, गया जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो अब्रक होता है फ्रेंड्स, अब्रक एक बहुउपयोगी खनिज है। ठीक है, अब्रक क्या है? एक खनिज पदार्थ है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक के उत्पादक में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, अभ्रक के उत्पादन में अगर हम बात करें तो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भारत का जो है वो प्रथम स्थान पर आता है। और यहाँ पर विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म के अभ्रक का 60% से भी अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और भारत के उत्पादन का अधिकांश भाग जो है वो विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, इसका जो 60% है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो भारत से प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो अभ्रक प्राप्त होता है वो अधिक उत्पादन किया जाता है, सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है? अधिकांश भाग जो होता है उसको विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। अब जो अभ्रक होता है फ्रेंड्स, अभ्रक का प्रमुख अयस्क क्या होता है? फीमाटाइट। और आंध्र प्रदेश और झारखंड, बिहार और अभ्रक का उत्पादन राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ अभ्रक पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान में पाया जाता है। देश के लगभग 22% अभ्रक का उत्पादक जो है वो बिहार में किया जाता है। ठीक है, यह दक्षिण पूर्व बिहार में गया, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मुंगेर, नवादा, जमुई, मुजफ्फरपुर जिले में पाया जाता है। और अभ्रक जो है, अभ्रक सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसकी विशेषता यह है कि अभ्रक क्रिस्टल को आसानी से अत्यंत पतली लोचदार प्लेट में विभाजित करता है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभ्रक का जो है यूज कहाँ पे किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार के गया जिला में पाया जाता है अभ्रक। ओके, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप सभी के सामने आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग यहाँ बात करेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रेंड्स कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सोन नदी है और गंगा नदी का जो संगम है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बक्सर जिले में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पटना जिले में स्थित है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भोजपुर जिले में स्थित है, और डी ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, सोन और जो गंगा नदी का संगम है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप में से किसी को क्या पता है पहले से? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो बिहार है, बिहार राज्य की राजधानी पटना सोन और गंगा के संगम पर स्थित है। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है और इसे सोनभद्र जिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट बी वाला आंसर, पटना। ठीक है फ्रेंड्स, जो पटना है आपका, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए, ये जो आपका पटना है ना, बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? पटना है। पटना क्या है? सोन और गंगा के संगम पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, पटना कहाँ पर स्थित है? तो सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। सोन नदी जो है वो भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है और इसे सोनभद्र जिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सोनभद्र जिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है सोन नदी को सोनभद्र जिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उप नदियों में से एक सबसे बड़ी नदी है। और यह नदी जो है फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल के पूर्व में स्थित है। यह जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से निकलती है? तो जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी से निकलती है। ठीक है, निकलने के पूर्व में स्थित है और यह क्या करती है? यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 9 आपको सभी समझ में आया। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस नदी का जो स्रोत होता है वो भारतीय हिस्से के तिब्बती सीमा में दक्षिणी हिमालय के हिमनद में क्या होता है? हिमनद में गोमुख में है। ठीक है, और यह गंगोत्री जो है हरिद्वार,
गंगोत्री, यह गंगोत्री हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर शहर को पार करती है। और देखिए जो कर्मनाशा है, कर्मनाशा के संगम के बाद यह बक्सर के पास एक गांव चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। और यह तीन महान बहिस्राव घाघरा, गंडक और सोन उसकी सहायक नदियों से पटना जिले में जुड़ती है। ठीक है, पटना जिले में जो है कौन कौन नदियां जुड़ती हैं फ्रेंड्स? बहिस्राव जो है, घाघरा नदी, गंडक और सोन उसकी जो है सहायक नदियों में से पटना जिले में जुड़ती हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा और कला का महान केंद्र था? ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन है जो बौद्ध शिक्षा और कला का महान केंद्र था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ओदंतपुरी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विक्रमशिला, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सोमपुरी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पाल काल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, जो पाल काल होता है ये 750 ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में बौद्ध धर्म और बौद्ध कला का अंतिम महान चरण देखा गया है। कब फ्रेंड्स देखा गया है? तो पाल काल में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमरूप के बौद्ध मठ महाविहार बौद्ध शिक्षा और कला के महान केंद्र हैं। कौन कौन से फ्रेंड मैंने आपको बताया? नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमरूप। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये आपके बौद्ध मठ महाविहार बौद्ध शिक्षा और कला के महान केंद्र हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसके पहले पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रह्म योनि हिल है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गया में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है रोहतास में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नालंदा में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो बिहार का जो गया शहर है ये चारों ओर से छोटी बड़ी कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, बिहार में जो गया जिला है, गया शहर है, ये चारों तरफ से किस प्रकार से है? तो चारों तरफ से छोटी बड़ी कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इनमें जो हर पहाड़ी होती है, ये हर पहाड़ी का अपना समृद्ध पौराणिक इतिहास रहा है। गया की मुख्य पहाड़ियों में रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्म योनि ज्यादा महत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी मैंने आपको बताया गया में जो मुख्य पहाड़ियां हैं कौन कौन सी? रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्म योनि और मैत्रेयानी। ठीक है, मैत्रेयानी नाम की 2 अति प्राचीन गुफाएं भी हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या काफी ज्यादा महत्व है। और पहाड़ी की चोटी पर ब्रह्म योनि और मैत्रेयानी नाम की 2 अति प्राचीन गुफाएं स्थित है। और इन गुफाओं के साथ ही पहाड़ी पर अष्टभुजा देवी का एक मंदिर भी स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही किसकी? ब्रह्म योनि की। तो ब्रह्म योनि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। माना जाता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फाल्गु नदी पहले ब्रह्म योनि जो है वो पहाड़ी के ऊपर से प्रभावित होती थी। ठीक है, क्या होती थी? प्रवाहित होती थी। और परंतु सीता माता के श्राप के बाद क्या हुआ? उनके श्राप के प्रभाव से फाल्गुन विलुप्त हो गई और आज भी फाल्गु में 2 हाथ की खुदाई करने के बाद ही पानी मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका इसमें आंसर करेक्ट होगा वो होगा क्या? बिहार के गया जिले में जो है ब्रह्म योनि नामक जो है वहाँ पे क्या देखा गया है? वो गुफाएं हैं, पहाड़े हैं। ठीक है, तो ब्रह्म योनि पहाड़ी की चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला आंसर करेक्ट। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे आ गए हैं? 12 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? तो बताइए फ्रेंड्स, किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था?
ऐसी कौन सी खेती थी जिसके लिए उनको मजबूर किया जाता? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जूट की खेती के लिए, सेकंड ऑप्शन कह रहा है चाय की खेती के लिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है गन्ना की खेती के लिए, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश शासन के दौरान पर बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना 1885 से 1905 ईस्वी तक, ठीक है, वो फ्रेंड्स मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट की, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, वो भी आपको जो है चैनल पे प्रोवाइड मैं कर दूंगी, जल्द ही उसकी वीडियो मैं आपको डालने जा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, जो ब्रिटिश सरकार के ब्रिटेन के कारखानों में कच्चे माल की उपलब्धता के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश किया जाता था। ठीक है, और इसके लिए क्या करते थे, बंगाल के किसानों को जूट की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें आपको जूट कहाँ दिखाई दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जूट, आपका जो है ए ऑप्शन आपका है करेक्ट हो जाएगा। ओके, जूट को किस नाम से जाना जाता था? गोल्डन फाइबर के नाम से। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गोल्डन फाइबर के नाम से किस खेती को जानी जाती थी, तो वो आपका क्या है? जूट हो जाएगा। कंफर्म में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे यहाँ पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बाडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गठबंधन आंदोलन के दौरान, सेकंड ऑप्शन कह रहा है इंडोनेशिया चीन संबंध के दौरान, थर्ड ऑप्शन कह रहा है यूएस वियतनामा युद्ध, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, बी आंसर जो इसमें आपका करेक्ट होगा, बी में आपका दिया गया है इंडोनेशिया चीन संबंध। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका बी आंसर जो है इंडोनेशिया चीन संबंध आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए बारडुंग सम्मेलन जो है ये आपका 18 से 24 अप्रैल 1955 में हुआ था। ठीक है, और बारडुंग जो है ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, बारडुंग कहाँ पे आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? तो 18 से 24 अप्रैल 1955 में आयोजित हुआ था। ठीक है, जो कि बारडुंग सम्मेलन जो है इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है म्यांमार वर्मा सिलोन जो है आइनिन सिलोन जो श्रीलंका है उसको पहले सिलोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया था और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिमी शक्तियों द्वारा एशिया को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर प्रायोजक देश द्वारा उनकी राय लेना था। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला इंडोनेशिया चीन संबंध। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया कि बारडुंग सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका जो बारडुंग सम्मेलन है ये आपका 18 से 24 अप्रैल 1955 में हुआ था। और कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो बारडुंग जो है इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें किसने किसने भाग लिया था? तो इसमें भाग लेने वाले जो देश का नाम था इंडोनेशिया, सिलोन यानी कि श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 की देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है त्यागराज, सेकंड ऑप्शन कह रहा है श्याम शास्त्री, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका मुथु स्वामी दीक्षिता, थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा? इन सभी में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? कौन है फ्रेंड्स जो महान संगीतकार शासक का था? तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ई वाला ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश भारत के त्रावणकोर का जो महाराजा स्वास्ति त्रिनल राणा वर्मा था। ठीक है, कौन था फ्रेंड्स? स्वास्ति त्रिनल राणा वर्मा था। ठीक है, जो कि कौन था? ये जो है ये महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन जो है कोई भी करेक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 के देखिए फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पेशवाओं के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रघुनाथ राव ने, एक सेकंड फ्रेंड्स देखिए, रघुनाथ राव फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है नारायण राव, थर्ड ऑप्शन कह रहा है माधव राव द्वितीय, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा? तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें आंसर क्वेश्चन कह रहा है कि पेशवाओं के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें आपका ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो पेशवा था वो अष्टप्रधान यानी कि मराठा प्रशासन में 8 मंत्रियों का समूह का जो प्रमुख होता था, उसको पेशवा पद को ब्रिटिश द्वारा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त कर दिया था। ठीक है, किसने समाप्त किया था? तो ये बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की क्लास में हम केवल 15 क्वेश्चन करते हैं, और कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता था कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जो है लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आपको कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल करके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आपको उस क्वेश्चन का जो है आंसर अच्छे से कंफर्म करके समझा दूंगी। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो है, इसके बारे में मैंने आपको एक क्लास दी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो है फ्रेंड्स मैं पार्ट वाइज कराऊंगी। एक दिन बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है आपका चोरी चोरा कांड, ये सभी जो है एक एक क्लास में आपको कराती जाऊंगी। ठीक है, वो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं रही है, 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट के इस प्रकार से वीडियो रहेगा। तो शॉर्ट्स वीडियो रहेगा, आप लोग अच्छे से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उसको देख करके आप लोग यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? कह रहा है कि लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो बताइए फ्रेंड्स, जो प्रॉफिट है यानी कि जो लाभ की अगर हम बात करेंगे, लाभ यानी कि जो भी लाभ के बारे में, लाभ के जो नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है J.A. सुम्पीटर ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि P.A. सैमुएल्स ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है एल्फ्रेड मार्शल ने, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, इसमें देखिए फ्रेंड्स कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, पांचों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। आप में से किसको पता है इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो J.A. सुम्पीटर हैं, इन्होंने सन 1934 में, ठीक है, सन 1934 में क्या किया था, लाभ का नवाचार सिद्धांत दिया था। और सुम्पीटर कहते हैं कि उद्यमी मूल्य, ठीक है, जो उद्यमी मूल्य होता है वो निर्माण गतिविधियों को जन्म देने की अपनी हैसियत के आय के चक्राकार प्रवाह को विकसित करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था फ्रेंड्स, इन्होंने 1934 में लाभ का नवाचार सिद्धांत दिया। ठीक है, जो सुम्पीटर जो है फ्रेंड्स, ये जन्मदाता कहे जाते हैं किसके, लाभ के नवाचार सिद्धांत के। ठीक है, तो कंफर्म हो गया आप सभी को। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका ये है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 36 समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप सभी के सामने जो है 37 क्वेश्चन नंबर आ गया। 37 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये फ्रेंड्स जो है आपका अर्थशास्त्र है, यानी कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक यानी कि इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा बैंक है फ्रेंड्स जो कि आपका है शाही बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा बैंक है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऐसा कौन सा बैंक है जिसको हम शाही बैंक या फिर इंपीरियल बैंक के नाम से जानते हैं, और कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में जो है शाही बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, शुरुआती समय में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है 1921 में की गई थी, और यह जो है औपनिवेशिक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक था। सन 1955 में इसका जो राष्ट्रीयकरण करके इसे भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया, यानी कि बैंक जो है फ्रेंड्स SBI, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है,
स्टेट बैंक जो आपका आंसर दिख रहा है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या है शाही बैंक के नाम से जाना जाता था और इसको फिर लास्ट में क्या किया गया, नाम इसका चेंज करके इसको भारतीय स्टेट का नाम दे दिया गया। इसके पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ओके, कंफर्म हुआ सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सभी को कंफर्म हो गया, सभी को समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 38 क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1965 से 68, सेकंड कह रहा 1966 से 69, 1968 से 71 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी योजना है जो 3 वर्ष के अवकाश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो योजना अवकाश वह समय या वर्ष है जब पंचवर्षीय योजना किसी कारणवश बाधित हो जाए। ठीक है, योजना अवकाश यानी कि 1966 से 69 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लागू किया गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जिस समय युद्ध हुआ था उस समय यह योजना जो है लागू की गई थी। उस समय कब, कौन से टाइम पे अगर हम बात करें तो 1966 से 1969 में। इस समय क्या हुई थी, पंचवर्षीय योजना जो है यह किसी कारणवश बाधित की गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा बी वाला आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1966 से 69। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें फ्रेंड्स, योजना अवकाश कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 1966 से 69 में, जब पंचवर्षीय योजना किसी कारणवश बाधित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। 39 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 39 क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रही हूँ, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है LC गुप्ता समिति, सेकंड कह रहा है नरसिंघम समिति, थर्ड ऑप्शन कह रहा है चक्रवर्ती समिति, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका जो है करेक्ट रहेगा, बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है। तो बताइए फ्रेंड्स, बैंकिंग सुधार से कौन सी समिति जुड़ी हुई है, इसका नाम बताइए। जिसको पता है इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो नरसिंघम समिति है यानी कि 1991 में पहली नरसिंघम समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, पहली नरसिंघम समिति की स्थापना की गई थी जिसे बैंकों में सुधार तथा वित्तीय समावेश पर टिप्पणी की गई। ठीक है, और 1998 में दूसरी नरसिंघम समिति की स्थापना की गई। पहली नरसिंघम समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1991 ईस्वी में। दूसरी नरसिंघम समिति की स्थापना कब की गई, तो 1998 ईस्वी में। पहली जो नरसिंघम समिति की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, जिसे बैंकों का सुधार तथा वित्तीय समावेश पर टिप्पणी की गई। ओके, तो इसमें जो आपका आंसर है नरसिंघम समिति आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जैविक युद्ध के कारण हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है चेचक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है बोटुलिज्म, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें, आप क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे देखिए, हाँ क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कौन सी बीमारी युद्ध के कारण हो सकती है। ठीक है, कौन सी बीमारी जैविक युद्ध के कारण हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जैव आतंकवाद एजेंट यानी कि रोगजनक जीव या जैविक विषाक्त पदार्थ है। ठीक है, जिनका उपयोग मनुष्य, जानवरों या पौधों में मृत्यु और बीमारी पैदा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैव आतंकवादी हमले यानी कि वस्तुतः किसी भी रोगजनक सूक्ष्म जीव के कारण हो सकते हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले जैव आतंकवादी एजेंट एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेक्सिस, बोtulism। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके होते हैं, जिसमें हम प्लेग, चेचक और टुलारियम और बुखार आपका हो गया, वायरल बुखार हो गया, ये सभी किस में आते हैं फ्रेंड्स, ये सभी जो है आपका जैव आतंकवाद में आते हैं। चेचक, बोटुलिज्म और एंथ्रेक्स, ये तीनों जो है आपके, ये सभी जो है, ये बीमारी जो है ये जैविक युद्ध के कारण हो सकती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने में। ठीक है,
एक वीडियो में जो है फ्रेंड्स मैं आपका कम से कम आपका 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपका जो है आपको मैं पढ़ा देती हूँ, बता देती हूँ, समझा देती हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में, बताने में, समझाने में के क्वेश्चन। तो आप लोगों का बस इतना ही मैं कहती हूँ कि आप लोगों का क्या लगता है, आप लोग अपना वीडियो पूरा देखा करिए लास्ट तक, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी होगी, आप लोगों का हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। और आपसे बस मैं इतना कहती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। चैनल जिसने सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। उसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, ना आपकी मेहनत लगती है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जो है एग्जाम के लिए हेल्प हो रही है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 आ गया आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 में फ्रेंड्स देखिए बात हो रही है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आ गए हैं सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई दर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, संदर्भित है। तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय जो हमारा जो संविधान है उसमें किस अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये किस में संदर्भित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है संघ सरकार में, सेकंड कह रहा है राज्य सरकार में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि संविधान के जो अनुच्छेद 27 में भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है, यह अनुच्छेद जो है व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रोत्साहन के उद्देश्य से कर देने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अगर हम बात करें कि धार्मिक रख रखाव के लिए राज्य शुल्क लगा सकता है, ठीक है। धार्मिक रख रखाव के लिए क्या करेगा? ये राज्य शुल्क लगा सकता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 27 में है। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है ई वाला करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 41 आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर हम 42 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 के यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन नंबर 42 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 14, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 19, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 29, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया? कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा? क्वेश्चन नंबर 42 में आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको अनुच्छेद 27 के बारे में बताया था। अब देखिए मैं आपके यहाँ बताऊंगी अनुच्छेद 28 में क्या होता है। अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान, ठीक है। अल्पसंख्यकों का हितों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 29 में किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय क्षेत्र के नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 29, ठीक है। आपका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। याद रखिएगा अनुच्छेद 27 में मैंने आपको क्या बताया, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है मूल अधिकार, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 29 में तो अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान बताया गया, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 43 आप सभी के सामने आ गया है। क्या कह रहा है इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 फ्रेंड्स देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? तो बताइए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है धर्म के आधार पर, सेकंड कह रहा है जाति के आधार पर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कुल जनसंख्या समुदाय का अनुपात, ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30, ठीक है। यहाँ पे हम किस अनुच्छेद की बात करें? अनुच्छेद 30 की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक की मान्यता धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है, ठीक है। किसके आधार पर दी गई है फ्रेंड्स? धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की
अधिकार है, ठीक है, प्रशासन करने क्या है, अधिकार है। इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि धर्म, ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। आई होप आप सभी को जो है 43 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 44 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। 44 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की वृत्तियां संदर्भित हैं। तो बताइए किसमें संदर्भित हैं, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। फर्स्ट कह रहा है राज्य सरकार, सेकंड कह रहा है केंद्र सरकार, थर्ड कह रहा है मूल अधिकार, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, 44 क्वेश्चन नंबर में मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31, ठीक है, 31A के अनुसार राज्य द्वारा मध्यस्थों यानी कि जमींदार और जागीरदार, ठीक है, जमींदार और जागीरदार के उन्मूलन से जुड़े उद्देश्यों के लिए बनाई गई है और विधियों को सुरक्षित करना है, ठीक है। और इससे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा शामिल किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 31A के अनुसार, ठीक है, तो मूल अधिकार यानी कि इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 31A रखा गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 45 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। 45 देखिए क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया। 45 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 65 वर्ष तक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 62 वर्ष तक, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 70 वर्ष तक, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। जिसको पता है फटाफट से कमेंट करके बताइए। किसको पता है क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु अपने पद पर कितने वर्ष तक बनी रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 में आपको मैं बता दूं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष यानी कि 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। और 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है उसकी जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई, ठीक है। पहले कितनी थी, 60 वर्ष थी, और 15वें जो संविधान संशोधन हुआ यानी कि 1963 में, उसमें जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो आयु है उसको 62 वर्ष से घटा करके 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसमें आपका जो आंसर, हाँ एक मिनट आपको मैं आंसर बता दूँ, इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, या आपका 62 वर्ष, ठीक है, 62 वर्ष आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम लोग चर्चा करें। 46 क्वेश्चन नंबर पे चलिए हम लोग आ गए। 46 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, 46 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 166, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 163, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 167, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167, ठीक है, 167 यानी कि 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और मंत्री परिषदों के भी निर्णय से राज्यपाल को संसूचित करे तथा राज्यपाल को जो भी जानकारी मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर वह किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार रखे, ठीक है। किसके समक्ष विचार रखेगा, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वो परिषद के समक्ष क्या करेगा, विचार रखेगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167 जो आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनका क्या क्या कार्य रहता है, मुख्यमंत्री जी का मैंने आपको बताया, ठीक है। इनका क्या क्या कार्य रहता है, मतलब ये कोई भी जो निर्णय लेते हैं वो राज्यपाल को संसूचित करें, ठीक है। और राज्यपाल जो भी जानकारी मांगे वह कौन देगा, मुख्यमंत्री जी देते हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री जो है ये जो है मंत्री परिषद ने विचार जब बनाते हैं तो वो इनके सम्मुख बनाते हैं, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा जो अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार रखे जाते हैं, ठीक है। सभी को कंफर्म हो गया, इसमें जो है अनुच्छेद 167 होगा, कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आप सभी को जो है 46 क्वेश्चन नंबर अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात आ रही है आपके राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद करते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। भारत में राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा 47 क्वेश्चन नंबर में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो, चलिए अच्छा पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, अगर आपको पहले से पता तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में जो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपको अगर पहले से पता है तो इसका आंसर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। ठीक है, अपना पद क्या करता है, धारण करता है, और सामान्यतः वह 5 वर्षों तक अपने पद पर कार्य करता है। ठीक है, तो भारत में जो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है, राज्यपाल जो है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए राष्ट्रपति जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ई वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 48 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 48 क्वेश्चन नंबर के हम लोग बात करेंगे। 48 क्वेश्चन नंबर में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम TADA। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आतंकवाद निवारक अधिनियम POTA। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम। इसके बाद कह रहा है डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है नहीं है, ई वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जितने भी इसमें दिए गए ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सभी निवारक निरोध अधिनियम है। ठीक है, याद रखिएगा निवारक निरोध अधिनियम। अगर यहाँ पे नहीं होता तो इस आपका ऑप्शन हो जाता उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें जितने भी बताए गए अधिनियम ये सभी अधिनियम क्या है, निवारक अधिनियम है। ठीक है, निवारक अधिनियम है, निवारक निरोध अधिनियम। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम जो कि 1984 टाडा, आतंकवादी निवारक अधिनियम यानी कि 2002 पोटा, और विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम 1974 यानी कि फोफेमोसा निवारक निरोधक अधिनियम है, जबकि विदेशी मुद्रा विनिमय निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ठीक है, आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 48 समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। 49 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है। 49 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। सेकंड ऑप्शन कह रहा है केंद्र सरकार। थर्ड ऑप्शन कह रहा है राज्य सरकार। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 49 क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा। देखिए क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। ठीक है, प्रतिषेध की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 49 क्वेश्चन नंबर में आपका हो जाएगा आंसर कि अनुच्छेद 24। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध एक मूल अधिकार है। ठीक है, प्रतिबंध क्या है, एक मूल अधिकार है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसे कार्य करने से बचाना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है आ जाएगा आंसर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 49 समझ में आ गया सभी को। तो अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 के हम यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों
ठीक है, क्या किसकी बात हो रही फ्रेंड्स? अधिनियमों और विनियमों की विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। सेकंड कह रहा है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। या फिर डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट रहेगा? ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। 50 क्वेश्चन नंबर में आंसर आप लोग बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा। जिसको पता है वो कमेंट करेंगे, जिनको नहीं पता है मैं उसको आंसर बता रही हूँ। अगर फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कि मैम देखिए मुझे आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में 50 क्वेश्चन नंबर का आंसर समझ में नहीं आया। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो उसको मैं फुल डिटेल में आपको समझा दूंगी। ओके, देखिए अभी मैं भी आपको जो है हर क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको कम शब्दों में अच्छे समझ में आ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B की। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान है। इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से जोड़ा गया है, जिसे नवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड, जिसे किस में शामिल किया गया है? नवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन 50 का आंसर समझ में आ गया होगा। इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। अब इसके आगे की जो क्लास है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इतने क्वेश्चन आंसर आपको जो है 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आंसर आपको पहले से आते थे कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। किस स्टेट से आप वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।